ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट है जो हम दृष्टि मैगजीन से कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग उस मैगजीन से नेशनल एंड यूपी करंट अफेयर्स भी कवर कर चुके हैं। पहला इसमें इंडिया एंड यूएई। सो इंडिया और यूएई का एक वर्चुअल समिट हुआ था फरवरी 2022 में, वेयर बोथ लीडर्स अग्रीड टू दिस विजन स्टेटमेंट सेपा, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट उस वर्चुअल समिट के दौरान साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में। और अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएई विजिट किए ऑन 28 of June 2022, they both have reviewed the progress of this SEPA. Now some facts. यूएई का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इंडिया। और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज यूएई। नेक्स्ट है यहाँ पे सेवेंथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022। नाउ ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ये हर साल व्लादिवोस्टॉक में ही होता है, विच इज़ देयर इन रशिया। इस साल भी वही हुआ है और ये सेवेंथ था, सेवेंथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इसका बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द एक्सलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ द फार ईस्ट इकोनॉमी। रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ व्लादिवोस्टॉक के आसपास, वहाँ के एरियाज में डेवलपमेंट प्रमोट करना, यही इसका एम है। और इस बार इसका थीम क्या था? द पाथ टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। एंड ये मैंने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द एक्सलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ द फार ईस्ट इकोनॉमी एज वेल एज ब्रॉडन दिस इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। अब ये ईईएफ का देखें, दिस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2015 और हर साल होता है। तो अभी इसको हो गए हैं 7 years। 2022 में कहाँ पे होता है? व्लादिवोस्टॉक, रशिया। और ये वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ही इसको स्टैब्लिश करा था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। सबको पता है इसके बारे में, हमारे इंडिया ने इसका प्रपोजल दिया था कि यूनाइटेड नेशंस में कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व किया जाए, सेलिब्रेट मीन्स इसको ऐसे सेलिब्रेट किया जाए। तो इंडियाज प्रपोजल टू ऑब्जर्व दिस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इट वॉज अप्रूव्ड बाय द FAO विच इज़ द पार्ट ऑफ दैट यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर भी कर दिया इस साल। नाउ इसका एम क्या है? अभी काफ़ी लोगों को मिलेट्स के बारे में पता नहीं है। हम लोग बस मीन्स हम लोग सिर्फ राइस और व्हीट में ही लगे रहते हैं। बट वी शुड रेज द अवेयरनेस अबाउट दिस मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स में उतना मीन्स हमारे इरिगेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वाटर रिक्वायर्ड नहीं है। जहाँ पे ड्रॉट्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे हम लोग मिलेट्स का एग्रीकल्चर प्रमोट कर सकते हैं। बट फार्मर्स मिलेट्स का कल्टीवेशन करने से पीछे रहते हैं। दे डोंट टेक दिस एज अ फार्मिंग एक्टिविटी बिकॉज MSP प्रोवाइड नहीं होती मिलेट्स पे। जितना उन्हें राइस और व्हीट में प्रॉफिट मिलता है उतना उन्हें मिलेट्स मीन्स गवर्नमेंट भी यहाँ पे थोड़ा इनिशिएटिव लेगी तो सही रहेगा। और बस हमें यहाँ पे अवेयरनेस भी रेज करना है लोगों में कि मिलेट्स, और ये भी है ना, मिलेट्स लोग नहीं इतना प्रेफर करते हैं, उनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। उनको राइस और व्हीट के बारे में ज़्यादा पता है। तो मिलेट्स वी कैन से फूड सिक्योरिटी प्रमोट करता है और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो इससे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा, हेल्थ का भी मीन्स सस्टेनेबल हेल्थ भी प्रमोट होगा, इन्वायरमेंट हेल्थ भी प्रमोट होगा। मीन्स ओवरऑल इट्स वी कैन से इट्स न्यूट्रिशियस, इट्स सस्टेनेबल एंड ड्रॉट वाले कंडीशंस में भी ये बहुत हेल्प करता है। वी कैन सी हियर इट्स अ स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रास, ये ग्रीन क्रॉप है। तो मिलेट्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? रागी, जौवर, बाजरा, जो कि राजस्थान वाले एरिया में ज़्यादा मीन्स वहाँ डेजर्ट वाले एरियाज में ज़्यादा कल्टीवेट होता है। एंड अगर देखें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट, हाँ, ये एक और फैक्ट है दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट इन द वर्ल्ड। बट अगर हम लोग इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना, इन तीनों को कंबाइन करें तो ये तीनों कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ दिस ग्लोबल प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट है ये एशियन पाम ऑयल अलायंस। नाउ ये एशियन पाम ऑयल अलायंस लॉन्च हुआ था एट दिस ग्लोबॉयल समिट। ये ग्लोबॉयल समिट इस बार इंडिया में हुआ था, आगरा में। और उस समिट के दौरान ही ये एशियन पाम ऑयल अलायंस लॉन्च करा गया था। और इस अलायंस को लॉन्च मीन्स ये अलायंस किन का है? ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का नहीं है, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज का अलायंस है। इट्स एन अलायंस ऑफ 5 मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़। नाउ ग्लोब ऑयल क्या है? इट्स अ वर्ल्ड मीनिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग दिस एडिबल ऑयल्स। तो ये एक एडिबल ऑयल है।
अब ये 2022 का जो समिट है वो हुआ था इंडिया में, आगरा में, ग्लोबल समिट। 2023 होगा इंडोनेशिया में। नाउ पाम ऑयल से रिलेटेड न्यू क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में भी आया था 2021 में। दिस ऑयल इज वर्ल्ड्स वाइडली यूज्ड ऑयल and Indonesia is means solely, or we can say the only responsible for approximately 60% of the global supply. The next is this first I2U2 grouping, or we can say this grouping leaders virtual summit हुआ था अभी, और ये virtual meeting हुई थी इनकी. It was the virtual summit जो कि 14 जुलाई 2022 को हुआ था. Now this I2U2 क्या है? इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए की ग्रुपिंग है. Now ये जो I2U2 है, it was initially formed in October 2021 following the Abraham Accords between the two countries, that is Israel and UAE. किस लिए? To deal with the issues concerning like maritime security, infrastructure, transport in the region. Now earlier this I2U2 was not known as I2U2, it was earlier known as International Forum for Economic Cooperation, एंड ऑल्सो इट वॉज, इसको मतलब एक तरीके से वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जाता था. सो इट वॉज ऑल्सो रेफर्ड एज वेस्ट एशियन क्वाड. लेकिन अब इसका बाद में जो नेम है वो I2U2 कर दिया गया है. अब इसका देखते हैं और केस में अब्राहम रिकॉर्ड्स. अभी ये साइन हु मीन्स अब्राहम रिकॉर्ड के बाद ही I2U2 आया, तो ये साइन इट्स अ जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन दिस यूएई, Israel, and this statement was initiated by the USA. Means ये basically this Abraham Accord is related to this major monotheistic religions of the world. Means ये उन्हीं countries का grouping है जैसे Islam, Christianity, Judaism, because all these three monotheistic religions of the world, they all find their roots in the prophet Abraham. Now UAE के बारे में देखें. It's a third Arab country after Egypt and Jordan to agree to normalize its relationship with the Israel to basically go for this Abraham Accords. It's the third country, and it's the first Persian Gulf country to do so. The next is this G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment. So ये जो PGII है, ये G7 का इनिशिएटिव है. मीन्स दिस वॉज लॉन्च्ड बाय द G7 कंट्रीज. और G7 कंट्रीज की जो समिट हुई थी अभी 2022 में, वो हुई थी जर्मनी में. नाउ इसमें G7 कंट्रीज ने क्या प्लेज करा? दैट दे विल रेज $600 billion in private and public funds over the 5 years to finance basically the developing countries in which sector? In infrastructure. And this initiative, this partnership, or with this PGII, it's seen as a, we can say, project to counter the China's ever expanding this Belt and Road Initiative. Now this PGII, this was first announced in 2021 during the G7 summit, जो कि उस टाइम यूनाइटेड किंगडम में हुआ था. अभी जर्मनी में हुआ है, तो इसका अनाउंसमेंट पहले हो गया था 2021 में, लेकिन लॉन्च ही 2022 में हुआ है. और उस टाइम इसको बोला जाता था मीन्स B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, फ्रेमवर्क बाय द जो बाइडेन. नाउ इसमें इसके अंदर क्या है? बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द डेवलपिंग कंट्रीज. सो दे हैव अग्रीड दैट दे विल रेज दिस मच अमाउंट, दैट इज $600 billion together, so as to go for developing the infrastructure in these developing countries, in infrastructure like roads, bridges, etc. अब इससे क्या होगा? The trade will increase and the cooperation will increase, and they will, it's a measure to counter the China's BRI. So they will not choose the BRI, rather they will go for this path. Now 14 ब्रिक्स समिट. अब इस बार ये जो 14th ब्रिक्स समिट था 2022 का, ये हुआ था चाइना में. अब इसके बाद जो 15th है वो होगा साउथ अफ्रीका में, और इससे पहले इंडिया ने होस्ट करा था. आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं जैसे अभी आप 2022 का लर्न करिए, BRICS ब्रिक्स, ये हुआ चाइना में. मीन्स इसका रोटेशन, इसके टर्म, इसका जो ये शॉर्ट सा टर्म है, इसमें ही रोटेशन हो रहा है. नेक्स्ट साउथ अफ्रीका, एंड देन ब्राज़ील, देन रशिया, एंड देन इंडिया. सो 13th वाला इंडिया में हुआ था, 14th चाइना, 15th साउथ अफ्रीका. अब चाइना ने इसे तीसरी बार होस्ट करा इस बार. इससे पहले 2011 में होस्ट करा, देन 2017, एंड नाउ 2022. थीम क्या है इस बार मीन्स 2022 के ब्रिक्स समिट का? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन द न्यू एरा ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंट. अब चाइना में हुआ है तो वहां से जो भी डिक्लेरेशन निकलेगा उसका नाम क्या? बेजिंग डिक्लेरेशन. बेजिंग डिक्लेरेशन में क्या मीन्स ये है कि डिक्लेरेशन मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी.
नाउ नेक्स्ट इज दिस स्टॉकहोम +50। अब स्टॉकहोम +50 से हमें याद आ रहा है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था 1972 में, द फर्स्ट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। And this was the first conference which put environmental issues on the global agenda for the first time, or we can say very first time. And after this 1972, the environment started making means coming into the headlines, and public consciousness regarding environment increased, and many measures were taken by the way different countries regarding the environment. So ये पहला था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जहाँ पे environment issues को सामने लाया गया था, और इसके बाद ही हमारे सारे जितने भी ग्रुपिंग्स हैं environment related different protocols like Montreal, Kyoto etc, वो सब लिए गए सब इसके बाद। सो अभी इसको हो गए हैं 50 साल 2022 में। सो स्टॉकहोम +50 इसको को होस्ट करा है दो कंट्रीज ने, एक है स्वीडन, एक है केन्या। नेक्स्ट इस बार इसका जो थीम है वो थीम क्या है, अ हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रोस्पैरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अपॉर्चुनिटी। सो आपको ये याद रखना है स्टॉकहोम +50 को हो गए हैं 50 साल, और ये होस्ट करा है दो कंट्रीज ने, स्वीडन एंड केन्या ने मिलके इसे होस्ट करा है स्टॉकहोम +50 को। और इसका थीम क्या है, अ हेल्दी प्लैनेट फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी फॉर प्रोस्पैरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज दिस China's bridge on Pangong Tso। Now this Pangong Tso lake is a saline lake, और ये लेक की लेंथ कितनी है 135 किलोमीटर, एंड इट्स अ लैंडलॉक्ड लेक। अब इसमें से 135 में से 45 किलोमीटर इंडिया के पास है, 90 किलोमीटर चाइना के पास है, और ये मीन्स इस लेक के ईस्ट साइड में है तिब्बत। अब ये जो लेक है इट्स अ काइंड ऑफ एंडोरिक बेसिन, मीन्स जो भी इसमें रिवर्स आती हैं वो वहीं रह जाती हैं। दे मीन्स these rivers they these rivers do not reach the sea, or they disappear in that sandy area or etc। जैसे इसमें पिक्चर में बना हुआ है उसी टाइप का है कि अगर कोई आएंगी एंडोरिक बेसिन, मीन्स बाकी जगह से जो भी रिवर्स हैं वो आएंगी लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं सकती हैं, वो वहीं पे या तो कलेक्ट होके एक लेक बना लेंगी, मीन्स कोई आउटफ्लो नहीं होता है, इनफ्लो हो सकता है रेन वाटर वगैरह से, मतलब इवापोरेशन वगैरह वो सब एक्स्ट्रा केसेस है, वी कैन से मीन्स डिफरेंट थिंग। एंडोरिक बेसिन में होता है कि कोई भी आउटफ्लो नहीं होता है, यहाँ पर रिवर्स आती हैं कलेक्ट हो जाती हैं, और फिर आपका वो या तो कभी सैंड में डिसअपियर हो जाएंगी, लेकिन आउटफ्लो नहीं होता है इनका। नाउ अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चाइना यहाँ पे एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और ब्रिज कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ईस्ट ऑफ दिस खुरनक फोर्ट। दिस खुरनक फोर्ट एक वी कैन से इट्स अ रूइंड फोर्ट विच इज सिचुएटेड टू दिस नॉर्थ ऑफ पेंगोंगसो लेक। सो क्वेश्चन में मतलब ये ऐसा पूछ भी सकते हैं, डेट यूपीएससी में वैसे पूछते हैं जनरली कि खुरनक फोर्ट इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सेट्रा ऑफ दिस लेक। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस खुरनक फोर्ट इज इन दिस नॉर्थ ऑफ द पेंगोंगसो लेक, और ये जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये खुरनक के जस्ट ईस्ट में हो रहा है। और ये खुरनक फोर्ट जो है, दिस फोर्ट वाज ऑक्यूपाइड बाय चाइना अर्लियर, मीन्स इन 1958 और वी कैन से 62, एंड यहाँ पे चाइना का खुरनक फोर्ट में मेजर डिफेंस बेस है। सो बस ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पे चाइना ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहा है। नाउ पीएम विजिट टू नेपाल। पीएम आर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड लुम्बिनी ऑन, ये इंपॉर्टेंट डेट है 16 मई 2022, और ये ओकेजन स्पेशल है बिकॉज इस कौन सा ओकेजन था, बुद्ध पूर्णिमा था। एंड बोथ द कंट्रीज मीन्स इंडिया एंड नेपाल दे सेलिब्रेटेड 2566 बुद्ध जयंती। एंड इंडिया ने क्या ऑफर कर, मीन्स ये हाईलाइट्स देख रहे हैं हम लोग, इंडिया ने ऑफर करा है डेट इट विल सेट अप अ सैटेलाइट कैंपस ऑफ आईआईटी इन रूपनदेही। They also signed the 5 agreements. For example, one of that is this Satluj Jal Vidyut Nigam Limited and this Nepal Electric Authority. So इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। देन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने शिलान्यास भी एक परफॉर्म करा था, ये कोई फाउंडेशन सेरेमनी है। So this foundation ceremony to launch the construction of this India International Center for the Buddhist Culture and Heritage in this Lumbini Monastic Zone. So वहाँ पे एक India International Center आ रहा है for this Buddhist culture in their Lumbini Monastic Zone. Next is this Seoul Forest Declaration. Now this declaration is the result of 15th World Forest Congress. सो अभी 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस हुआ था साउथ कोरिया में सियोल में,
और वहाँ से अब जहाँ पे भी जैसे हमने देखा था कि ब्रिक्स समिट अभी 2022 का चाइना में हुआ है, तो वहाँ से हमें मिला बीजिंग डेक्लरेशन। अब ये जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस है 15th, ये हुआ साउथ कोरिया में, तो वहाँ से हमें मिला है सियोल फॉरेस्ट डेक्लरेशन, बिकॉज सियोल साउथ कोरिया में है। अब इसका थीम क्या है? बिल्डिंग अ ग्रीन, अ फॉरेस्ट है ना, बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर विद द फॉरेस्ट। एंड इसमें अब ये देखो एक फैक्ट दैट ये जो वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस है ये 1926 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। पहला हुआ था इटली में, और अभी ये जो है 15th था। ये होता है हर 6 साल में एक बार, सो इट्स नॉट वी कैन से एनुअली, बायएनुअली एटसेट्रा। दिस फॉर वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस इज हेल्ड अप्रोक्सीमेटली वंस इन एवरी 6 years। एंड 1954 के बाद से जो FAO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, मीन्स यूनाइटेड नेशन का पार्ट, वो हेल्प कर रहा है कंट्रीज को ये कांग्रेस होस्ट करने में। नाउ एक रीसेंट डेटा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज करा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग US इज नाउ आवर largest trading partner in 2022, and US has surpassed China to become India's top trading partner in 2021-2022, or we can say the financial year 2022. So पहला है चाइना, सॉरी पहला है US, सेकंड है चाइना, एंड देन इज UAE। सो हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? US। एंड थर्ड पे UAE। नाउ द क्वाड समिट 2022, इसका फोर्थ एडिशन हुआ था कहाँ पे? टोक्यो, जापान। एम क्या है? बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन, जो भी टू रिन्यू द क्वाड्स स्टेडफास्ट कमिटमेंट टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। इसीलिए बनाया गया था क्वाड, फॉर दिस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन एंड काउंटर द चाइनाज एक्टिविटीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड प्रमोट पीस इन दैट रीजन। नेक्स्ट स्पेशल हाईलाइट क्या है कि क्वाड मेंबर्स हैव लॉन्च्ड ड्यूरिंग दिस समिट और ड्यूरिंग दिस मीटिंग द क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज। सो अब इंडो पैसिफिक से बढ़कर ये क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहे हैं, मीन्स हाउ दे आर गोइंग टू अडेप्ट the climate change and mitigate the impacts of the climate change, etc., and what are the various mitigations, means strategies, etc. Okay, now next है न्यूज में फर्स्ट मूवर्स कोलिशन। ये लॉन्च करा है US ने एंड दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। किस लिए? टू क्लीन अप द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स, मीन्स एनवायरमेंट फ्रेंडली एक इनिशिएटिव है। India is a part of this First Movers Coalition, and India has recently joined this First Movers Coalition on 25th of May 2022. So US and World Economic Forum ने इसे लॉन्च करा है, इंडिया इसका पार्ट है। किस लिए? टू क्लीन अप द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स। Now about this coalition, it's a global initiative aimed at decarbonizing the heavy industries and long distance transport sectors. Now next is this International Air Connectivity Scheme. This International Air Connectivity Scheme is launched by our Ministry of Civil Aviation. है international, but it's launched by our Ministry of Civil Aviation. Basically जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वो काफ़ी बैकवर्ड है, वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। So it's a measure to connect those northeast states with the selected international destinations to promote the socio-economic growth. सो ये इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम इंडिया का इनिशिएटिव है फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सो दैट वी कैन कनेक्ट दो स्टेट्स विद दैट ऑफ सम ऑफ द इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, सो एज टू प्रमोट द सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। द नेक्स्ट इज दिस रेजिना डायलॉग। ये इसका 7th एडिशन था, ये हुआ है न्यू दिल्ली में, एंड ये होस्ट किसने करा है? द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और ORF। सो रेजिना डायलॉग का 7th एडिशन हुआ है, होस्ट करा है ORF ने, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। कहाँ पे हुआ था ये? न्यू दिल्ली में। नाउ इफ वी सी, मीन्स इट्स अ वर्चुअल मोड और अ पर्सन मोड, इट वॉज इन पर्सन फॉर्मैट। लास्ट ईयर इट वॉज हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मैट ड्यू टू द COVID-19 पैंडमिक, एंड दिस रेजिना डायलॉग वॉज इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। चीफ गेस्ट कौन थे? Ursula von der Leyen, the president of European Commission. Now if we see the theme of this Raisina dialogue जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, उसका थीम क्या है? Terra Nova, impassioned, impatient and imperiled. Next is this अभी ये दो चीज़ें लॉन्च करी है यूनाइटेड नेशन ने। सो यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च करा है यूनाइटेड नेशन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025, and next is this energy compact action network. Now this energy plan of action
It provides a framework for collective action by nearly 30 United Nations and international organization. So आपको पता होना चाहिए कि दोनों इनिशिएटिव किसके, यूनाइटेड नेशंस के हैं. Next is the 7th India Canada Joint Science and Technology Cooperation Committee, which was held in Canada. And during this, two MAUs were renewed between India and Canada. The first was related to this National Science Engineering Research Center, and the second was this National Research Council, Canada. Next है हमारे पास Minamata COP4 summit, which was held in this Bali, Indonesia. Generally, जो Indonesia है, it's one of the most affected countries due to the illegal trade in mercury. एंड ये COP4 समिट है मिनामाटा का, जो पहला हुआ था COP1 मीटिंग. इट वॉज हेल्ड इन जिनेवा इन 2017. एंड अभी ये फोर्थ है समिट, यहाँ से बाली में हुआ है. सो यहाँ से हमें मिलता है बाली डेक्लरेशन. एंड जो भी इसका नेचर है नॉन बाइंडिंग. सो जो भी ये डेक्लरेशन है, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द कंट्रीज. If we see this Minamata Convention, पहला इसका COP1 तो 2017 में हुआ था, but this convention was adopted in 2013 and it entered into force in 2017, और इसीलिए COP first 2017 में हुआ था. And this convention is ratified by India. There are approximately 137 countries working together to control the supply and trade of mercury, reduce the use of emissions and release of mercury, raise public awareness regarding the harmful impacts of the mercury. And this Minamata Convention was adopted to protect the human health, the environment health from the adverse effects of mercury. Then this next is India and Canada have launched SEPA. इससे पहले हम लोग इंडिया और यूएई का देखे थे, SEPA लॉन्च हुआ था. एंड नाउ मीन्स एक्चुअली इंडिया और कनाडा का पहले भी था 2010 में, बट नाउ दे हैव अगेन री लॉन्च्ड दिस SEPA. SEPA, it's a kind of free trade agreement. We'll see it later. If we see this Argentina, अभी चाइना और अर्जेंटीना के डिप्लोमेटिक टाइज को 50 साल हुए हैं, मीन्स 50th एनिवर्सरी. सो इस खुशी में अर्जेंटीना ने ज्वाइन करा है चाइना का BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सो BRI इट वॉज लॉन्च्ड इन 2013. चाइना का इनिशिएटिव है ये. इसका पर्पस है कि डेवलप दिस वन बेल्ट वन रोड फ्रॉम ईस्ट एशिया टू यूरोप. नाउ ये हम पढ़ चुके हैं, इंडिया एंड यूए के बीच में एक सेपा साइन हुआ है. इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एंड इट विल बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ ट्रेड इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एज वेल एज इम्पोर्ट्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज. देन द नेक्स्ट इज दिस इंडिया सेंट्रल एशिया समिट. सो ये भी हम लोग पहले इंटरनेशनल में कवर कर चुके हैं. अभी सेंट्रल एशिया और इंडिया को 30 मतलब उनकी 30th एनिवर्सरी थी. उनके डिप्लोमेटिक टाइज और डिप्लोमेटिक रिलेशन को 30 साल हो चुके हैं. इसी में एक वर्चुअल समिट होस्ट किया गया था, हमारे इंडिया ने होस्ट करा था विद दिस सेंट्रल एशिया. और जहाँ पे हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं मिले थे, हमने पढ़ा था इसके बारे में. सो वी सी हियर इट वाज अटेंडेड बाय दिस कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. नेक्स्ट है आशियान इंडिया. इसका 7th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ है. कहाँ पे हुआ? इट वाज हेल्ड वर्चुअली and they basically agreed for the cooperation in agriculture and forestry. Now ASEAN member countries, they are to support the efforts of India towards the millets, because India ने बोला था 2023 को डिक्लेयर करने के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. सो दे आर टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया and because it's a nutritious food etc. नेक्स्ट इज दिस बुगैट. इसको ऑफिशियल नेम मिला है 1920 में. ये एक्चुअली है क्या? इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेड, लॉन्ग एंड थिन लोफ, एंड इट्स मेड ऑफ फ्लोर, वाटर, सॉल्ट, yeast. This baguette is consumed as a staple food in France, and it's believed to be invented by this Auguste Zang in 1839. And it means earlier it was known by different name, but it got this baguette name in 1920. And recently, this actually it's a staple diet of France. So recently, this staple diet was inscribed into this United Nations list of intangible cultural heritage. So baguette
किसका बना है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मीन्स इस लिस्ट में गया है, बट किस कंट्री का ये स्टेपल फूड है? इट्स अ फ्रांस। देन 77 सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, कहाँ पे हुआ है? इट वॉज हेल्ड इन दिस न्यूयॉर्क। एंड व्हाट्स द थीम? अ वाटरशेड मोमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। नाउ एक इनिशिएटिव है हमारे इंडिया की तरफ से, इनोवेटिव इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। इट वॉज, मीन्स वी कैन से, launched by our union minister Dr. Jitendra Singh at this global clean energy action forum which was held in Pittsburgh, US. So during this forum our union minister have announced this initiative. So it's an initiative of India, but it was launched in this Pittsburgh. Then USA ratifies this Kigali Amendment. Now it's the first time in 30 years that this US it has adopted an international climate treaty. This Kigali Amendment is basically to phase down the use of this global powerful greenhouse gas hydrofluorocarbon. So actually ये जो हम लोग ये Montreal protocol sorry wait हाँ ये Montreal protocol का एक amendment है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम लोगों ने जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको फेज आउट करने के लिए मीन्स उसको साइन करा था, वो प्रोटोकॉल था। बट बीच में ऐसा बोला गया कि वी कैन प्रेफर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इन कंपैरिजन टू दैट दोज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। बट लेटर रिसर्च एंड स्टडी से पता चला कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इट्स अ ग्रेट, और वी कैन से, although it's not a ozone depleting substance, but it's a powerful greenhouse gas. So remember, it's not a ozone depleting substance, but it's a powerful greenhouse gas. So ये recommend करा गया कि आप slowly इसको phase down करना start करिए, use कम करना start करिए, because it's a powerful greenhouse gas. Although means ozone to deplete नहीं करेगा, but global warming ज़रूर करेगा. Now this Montreal Protocol climate की बात है, so it's a legal binding pact. अब ये यूएस ने इसको रेटिफाई करा तो यूएस को भी इसको मानना पड़ेगा, किगाली अमेंडमेंट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फेज आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ दिस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। नाउ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022, ये जो फिनटेक फेस्ट था ये हुआ है मुंबई में। एंड दिस फिनटेक फेस्ट इट्स द इंडियाज लार्जेस्ट फिनटेक कॉन्फ्रेंस विच वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल पेमेंट NPCI, National Payment Corporation of India, then this PCI, Payments Council of India, FinTech Convergence Council, FCC. So आप ऐसे याद कर सकते हैं NPCI, PCI and FCC. What's the theme of this FinTech Fest which was organized in this Mumbai? Creating a sustainable financial world, global, inclusive and green. नेक्स्ट इज दिस वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन। हमने ये पहले पढ़ा था, कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था ये। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाटर कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? डेनमार्क, कोपेनहेगन। व्हाट्स द थीम ऑफ दिस वर्ल्ड वाटर कांग्रेस? वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज, ये इसका थीम है। इंडिया ने डेनमार्क के साथ मिलकर यहाँ पे एक जॉइंट वाइट पेपर लॉन्च करा है। उस पेपर का नाम, मीन्स पेपर किस पे है? अर्बन वेस्ट वाटर सिनारियो इन इंडिया। नाउ ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ये किससे रिलेटेड है? ये हमारी जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनके फ्यूनरल से रिलेटेड है। इसमें काफ़ी फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। सो इट्स ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट कोड फ्रेज विच इज़ नोन एज लंदन ब्रिज इज डाउन। सो ये लंदन ब्रिज को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, लंदन ब्रिज इज डाउन। इट वॉज बेसिकली अ फ्यूनरल प्लान फॉर द क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। अब इस प्लान में क्या क्या है? मीन्स ये जो लंदन ब्रिज है इसमें क्या क्या है? अनाउंसमेंट ऑफ हर डेथ, period of official mourning, details of her state funeral. And a part of this plan was, we can say, held at her favorite castle in the Scotland, and that event was codenamed as Operation Unicorn. So Operation Unicorn and Operation London Bridge, both these operations are related to the funeral plan of Queen Elizabeth II. So, next is this Jeddah Summit of Security and Development. This summit was held in Jeddah city of the Saudi Arabia, means it was hosted by Saudi Arabia. And this event or this summit was attended by the Gulf Cooperation Council leaders, this Egypt, Iraq, Jordan, and US to deepen their joint cooperation in different, or we can say all fields. Now, GCC में 6 members हैं. You can remember like this code word QBOX, QUBOKS, that is Qatar, UAE, Bahrain, Oman, Kuwait, and Saudi Arabia.
देन नेक्स्ट इज, अभी हमने पढ़ा था SCO समिट में वाराणसी वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO, एंड इंडिया इसकी प्रेसिडेंटशिप होल्ड कर रही है 2022 से 2023 तक. नेक्स्ट इज, इंडिया हैज होस्टेड दिस आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टू कोमेमोरेट 30 years of ASEAN India dialogue relations. हमने अभी देखा भी था कि 30th एनिवर्सरी था इंडिया और आसियान का दिस डिप्लोमेटिक टाइज को लेकर. सो अभी ये फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग भी इंडिया ने होस्ट करी. नाउ 19th Shangri-La Dialogue. This was held in Singapore after 2 years. And this 19th Shangri-La Dialogue was hosted by IISS, that is International Institute for Strategic Studies. नाउ इंडिया एंड कतर ने एक स्टार्टअप ब्रिज, मीन्स दोनों ने मिलकर एक स्टार्टअप ब्रिज स्टैब्लिश करा है. मीन्स दे हैव टेकन दिस इनिशिएटिव. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ये हमारे जो हमारे प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री वेंकैया नायडू, उन्होंने ये स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च करा था विद दिस कतर. इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव. एम है टू लिंक द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ बोथ द कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड कतर, as well as help each other's economies and give a boost to the innovation, to the startups, etc. Next है Partners in Blue Pacific. ये है US का initiative along with its allied countries, but remember India is not the part of this Partners in Blue Pacific initiative. So India Quad का part है, जो भी India means US भी है उसमें, but this Partners in Blue Pacific, although it's initiated by US, but India is not the part of this initiative. सो इसमें अलाइड कंट्रीज में कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं, मीन्स क्वाड के मेंबर्स हैं, न्यूजीलैंड है एंड यूनाइटेड किंगडम है. नेक्स्ट इज दिस, इंडिया इज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ दिस AAEA, दैट इज एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज. सो एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का चेयरमैनशिप इंडिया को मिला है 2022 से 2024 तक. दिस मीटिंग, अभी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी मनीला फिलीपींस में, क्योंकि उस टाइम उसको चेयर कर रही थी फिलीपींस. बट अब इसका जो चेयरमैन मीन्स इसका जो चेयरमैनशिप है और जो प्रेसिडेंटशिप है वो मिल रहा है इंडिया को 2022 से 24 तक. सो ये हुआ कहाँ था? मनीला फिलीपींस में, क्योंकि उस टाइम वही उसको चेयर कर रहे थे. फिर वहाँ पे ये चेयरमैनशिप ट्रांसफर हुई इंडिया को और अब इसे इंडिया होस्ट करेगी. मीन्स नेक्स्ट टाइम कोई मीटिंग होगी तो वो इंडिया होस्ट करेगी. Now the first International Migration Review Forum. It was held under United Nations General Assembly, where in New York, USA. Now the state of the world's birds. This is an annual update from this BirdLife International. This BirdLife International is an international NGO, and this BirdLife International was founded in 1922 as an international council for bird protection. So ये उसी का एक annual, we can say annual update, or we can say annual document है, the state of the world's birds. नाउ रिसेंटली हमारी जो लोकसभा है उसने पास करा है दिस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल. सो इस बिल का नाम क्या है? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज. नाउ इस बिल में क्या है? इट बार्स द पर्सन फ्रॉम फाइनेंसिंग from financing any prohibited activity which is related to this weapons of mass destruction. So इस बिल में जो भी prohibited activity है उसमें person means it bars the person to engage in those activities, and the person should not involve in those activities. And also it empowers the center to seize the financial assets of the people who are involved in this activities, or in these activities like weapons of mass destruction delivery system. इसमें जो भी बताई गई हैं उन एक्टिविटीज में अगर वो इन्वॉल्व है तो उनके जो फाइनेंशियल एसेट है उनको सीज कर लिया जाएगा. और भी कुछ इसके मीन्स हैं काफ़ी सारे प्रोविजंस, बट ये मेन था इसमें. नाउ इंडिया और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने साइन करा है होस्ट कंट्री अग्रीमेंट HCA फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एरिया ऑफिस एज वेल एज इनोवेशन सेंटर, वेयर मीन्स ये न्यू दिल्ली में आ रहा है और ये ITU का एरिया ऑफिस है एंड एक इनोवेशन सेंटर जो कि हमारे न्यू दिल्ली में आ रहा है. नाउ इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी. दिस पॉलिसी इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, एंड इस पॉलिसी का टाइटल क्या है? इंडिया एंड द आर्कटिक, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल.
ये जो ग्रीन ट्राइंगल है ये मेडागास्कर में है, जिसको महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया है. सो दिस ग्रीन ट्राइंगल ऑफ मेडागास्कर इज नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी एज अ महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल. सो आपको ये लोकेशन पता होना चाहिए, ग्रीन ट्राइंगल कहाँ पे, मेडागास्कर. This Mahatma Gandhi Green Triangle, it was inaugurated as a part of this Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate the 75th years, 75 years of India's independence. Then One Ocean Summit. This summit was organized by France in cooperation with United Nations and this World Bank. So ये जो One Ocean Summit है ये organize करा है फ्रांस ने. तो ये फ्रांस का initiative है in collaboration, or we can say in cooperation with United Nations and World Bank. Goal क्या है? To raise the collective level of ambition of the international community on the maritime issues. Now this Nord Stream 2, it's a 1200 kilometer pipeline which extends from Russia to Germany. So इससे पहले Nord Stream 1 भी है. ये Nord Stream 2 अभी न्यूज़ में था, 1200 किलोमीटर पाइपलाइन रशिया से जर्मनी तक. Then this Sea Dome, it's a defense system of Israel, naval air missile system. We can say it's a Iron Dome missile system of the Israel, used to destroy as well as intercept missiles and rockets of short range from the Gaza Strip. So आपको ये पता होना चाहिए, Sea Dome is a basically Israel's defense system. It will intercept any kind of missiles, etc. Now, one Global Vaccine Market Report 2022. This report is this launched by this World Health Organization, and it's a first report to capture the implications of COVID-19 for vaccine markets, highlighting the various issues of vaccine inequity. So by this, we have completed our international current affairs of the Drishti magazine. And if you find this video helpful, do like and subscribe. Thank you.